Hello everyone, a very warm welcome to all the lovely aspirants. If you are new to this YouTube channel, this is the official YouTube channel of Law Prep Tutorial और यहाँ पे हम on daily basis videos, sessions, live sessions conduct करते हैं for our CLAT aspirants everywhere and legal aspirants as well. So if you are somebody who's studying legal reasoning या आप law entrance की तैयारी कर रहे हैं, you have come to the right platform. It is the best platform for you. आज के अगर सेशन की बात की जाए, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन अंडर आईपीसी बहुत ही ज़्यादा जनरल टॉपिक है. अगर आप लीगल एस्पिरेंट नहीं हैं एंड इवन इफ यू आर अ लेमैन, आप अगर कोई और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और even if you're not preparing for any examination, as a citizen you should be aware about this very general topic कि भारतीय कानून के अंडर ऑफेंसेस ऐसे कौन कौन से हैं जो स्पेसिफिक हैं टुवर्ड्स इंडियन वुमेन. मेरा नाम आंचल है और आज के इस सेशन में हम ये बहुत ही जनरल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं. देखिए, वैसे तो अगर ऑफेंसेस की बात की जाए, आईपीसी के अंडर जितने भी ऑफेंसेस हैं, ऑल ऑफ देम आर जेंडर न्यूट्रल. इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं या उनके रिलेटेड पनिशमेंट्स हैं जो इंडियन पीनल कोड हमें बताता है, वो सारे के सारे जेंडर न्यूट्रल हैं. वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो सकते हैं. कोई भी घटना जो है, कोई भी ऑफेंस जो है, वो किसी भी पुरुष या किसी भी महिला के अगेंस्ट हो सकती है. लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं विच कैन नॉट टेक प्लेस अगेंस्ट अ मैन. और ये बात जो है इंडियन पीनल कोड में ही बकायदा क्लियर कर दी गई है. ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं विच आर not gender neutral and which are specific towards women. ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बार हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी बाकी लेजिस्लेशंस, बाकी स्टैट्यूट्स हैं, बाकी एक्ट्स हैं, यानी इंडियन पार्लियामेंट ने ऐसे और कौन से एक्ट्स या स्टैट्यूट्स ऑलरेडी पास किए हुए हैं जो विमेन के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस से स्पेसिफिकली डील करते हैं अपार्ट फ्रॉम द इंडियन पीनल कोड. The very first is the Immoral Traffic Prevention Act 1956. ट्रैफिक वर्ड का मतलब समझेंगे सबसे पहले. ट्रैफिक का मतलब है, ट्रैफिक जनरल टर्म्स में हम गाड़ियों की जो ट्रैफिक है उसको समझते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक मीन्स कि आप इंसानों को सेलिंग, बाइंग एज गुड्स करते हैं. ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग की यहाँ पे बात हो रही है, विच इज एन इमोरल एक्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज एन ऑफेंस ऑल्सो. और जो स्टैट्यूट है दैट इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956. तो ये द वेरी फर्स्ट एक्ट है apart from the Indian Penal Code that deals with the offences related to women. The next is the Dowry Prohibition Act 1961. Again, दहेज प्रथा की अगर बात की जाए, दहेज प्रथा में भी महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, की जाती हैं. और इस ऑफेंस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, और जो लोग डाउरी के लिए प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को, उनको पनिश करने के लिए जो एक्ट है वो डील करता है, दैट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961. नेक्स्ट एक्ट हमारा रहेगा द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट. बालिका वधू, यानी कोई भी महिला, कोई भी बच्ची अंडर एज है और उसकी शादी की जाती है. The Child Marriage Restraint Act 1929 deals with the offense of child marriage. The Commission of Sati Prevention Act 1987 again एक ऐसा offense है that is women specific. सती प्रथा, I'm sure आपने हिस्ट्री में कभी ना कभी सुना है, पढ़ा है कि जब भी एक औरत का, एक महिला का पति जो है, हस्बैंड जो है, he used to expire, the woman was made to sit on the same pyre. पायर यानी चिता.
She was made to sit on the same pyre, and she was ruthlessly, she was brutally, it was a murder, some sort of murder. उसको भी बलि चढ़ा दिया जाता था just because her husband has died. She was not allowed to live and continue with her life anymore. And in order to cover this particular offense, बहुत पुराना एक्ट है, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, ये हमारे पास आया था. एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एक्ट्स जो कि इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक पहला कदम था टुवर्ड्स द वुमेन. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बहुत रीसेंट है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यूर अ क्लैट एस्पिरेंट या आप लीगल एस्पिरेंट हैं, किसी और लीगल एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर एक्ट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. डील्स विद द सब्जेक्ट एंड ऑफेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि इंडियन लॉ में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज हो गए हैं, लेकिन लीगली स्पीकिंग हमारे पास कहीं पे भी एक डेफिनेशन नहीं है लिव इन रिलेशनशिप की. तो लिव इन रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से निकालते हैं, जहाँ पे हमें लिव इन रिलेशनशिप की डेफिनेशन भी मिल जाएगी. एंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अभी जो दौर चल रहा है, जुडिशरी ने बहुत ही प्रोग्रेसिव एक रुख अपनाया है, और वहाँ पे भी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, वे यू हैव टू इंटरप्रेट वेदर और नॉट दिस रिलेशनशिप इज कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप. और वो डेफिनेशन हमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिलती है. Sexual harassment of women at workplace, prevention and prohibition and redressal act of 2013, and of course the indecent representation of women prohibition act of 1986. दोनों ही acts बहुत ज़्यादा important हैं. अगर इस particular act की बात की जाए, sexual harassment of women at workplace, जिसको हम पॉश के नाम से भी जानते हैं, पॉश गाइडलाइंस भी अभी रिसेंटली आई थी. पॉश पे एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाकर ऑलरेडी आपके लिए अपलोड किया है. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट येट, यू मस्ट. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड दिस एक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर ऑफेंसेस की बात की जाए, ऑफ कोर्स विमेन स्पेसिफिक ऑफेंसेस यहाँ पे कवर होते हैं. तो आईपीसी के अलावा दीज आर द एक्ट्स जो कि विमेन स्पेसिफिक ऑफेंसेस से डील करते हैं. मूविंग ऑन, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कोट मुझे लगता है, जो कि मैंने हमेशा से ही पढ़ा है, सुना है. इट वॉज रेलिवेंट इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल, इट वॉज रेलिवेंट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशंस, एंड इवन टुडे, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी. I used to quote this a lot many times whenever I was penning my essays. और ये quote जो है आज भी इतना ज़्यादा relevant क्यों है, क्यों लगता है? क्योंकि offenses जो हैं against women, उनमें कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी ही हमें देखने को मिली है. And it is still relevant in today's time. ये कब तक चलेगा? We are not too sure. आज भी इंडिया में एक महिला जो है, a woman never feels safe even when she is walking around at night. उसको कभी भी वो safe feeling नहीं आती है. Women may be the victims of any of the general crimes such as murder, robbery, theft. ये जितने भी general offenses हैं, of course ये gender specific नहीं है. औरतें इन offenses का शिकार भी हो सकती हैं. लेकिन when a certain offense is directed towards a woman, and you know that it has stemmed out of misogyny, in that scenario you can very well understand that the offense is woman specific. जब भी एक पुरुष या जब भी a group, a class of society
assumes that they are in a position where they can punish a woman, or they can commit an offense against a woman, or where they assume that a woman should be punished, वहां पे मिसोजिनी से स्टेम आउट करने वाला जो ऑफेंस होगा दैट विल बी वुमन स्पेसिफिक, और उन्हीं ऑफेंसेस से आज हम डील करने वाले हैं, वेयर द विक्टिम्स आर द वुमेन. देन सच क्राइम्स आर कैरेक्टराइज्ड एज क्राइम अगेंस्ट वुमेन सच एज रेप, abduction of course gender neutral है, threats etc gender neutral है, लेकिन one of the offenses is rape, and बाकी ऐसे कौन से offenses हैं that are not gender specific, that are women oriented, which stem out of misogyny, उन offenses की आज हम बात करेंगे. The very first is dowry death. डाउरी क्या है? दहेज प्रथा है. शादी में, ब्याह में कन्या पक्ष के जो लोग हैं वो वर पक्ष को जो भी, अब उसको आप गिफ्ट बोलो, कैश बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, है तो वो डाउरी ही. दहेज जो है यानी कन्या पक्ष के लोग लड़की के साथ साथ जो भी आपको गिफ्ट्स देंगे, कैश देंगे, all of that can be considered as a dowry. Of course, most of the times this is on demand. यानी वर पक्ष के जो लोग हैं वो बकायदा डिमांड रखते हैं कि we need this particular car, this much cash, this much jewelry, this much gold along with the bride, and that is dowry. बचपन से हमने बहुत बार ऐसा पढ़ा है, एसेज में कोट किया है, हिंदी एसेज में भी, इंग्लिश एसेज में भी, एंड अभी भी whenever we are writing, whenever we are taking any particular exam, इस टॉपिक पे अगर हमें ऐसे लिखने को आता है, 4 शब्द लिखने को आते हैं, we have always condemned this particular practice, but practically it still continues to haunt our society. Why? क्योंकि हमारे पास ये ऑफेंस भी है, ऑफेंस की पनिशमेंट भी है, बट इट इज सो वेरी डीपली एनग्रेव्ड इन द कल्चर इटसेल्फ. वो कल्चरल एक ट्रेडिशन के रूप में हमारे सामने आ चुका है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अपरूट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. डाउरी डेथ की अगर डेफिनेशन देखें, द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 304B. अब ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज द सेक्शन ऑफ आईपीसी, स्पेसिफिकली डील्स विद द ऑफेंसेस ऑफ डाउरी डेथ, defines dowry death, and according to it the following are the essential ingredients of this section. अब देखिए, हम जब भी आईपीसी पढ़ते हैं, time and again I have taught my students that you have to break down that offense into its ingredients, into its elements. डाउरी डेथ के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सो यू हैव टू टिक ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स कि यस, टिक टिक टिक, done done done, and only then you can classify any offense as dowry death. The death must be caused by burns or bodily injury. That's the first ingredient. The death must occur within the 7 years of marriage. बहुत ही ज़्यादा important हमारा ingredient है. यानी कोई भी death, of course woman की, within 7 years of marriage होती है. The very first thing that you have to analyze is whether or not it was a dowry death. अगर 7 साल के भीतर कोई भी मौत होती है किसी ब्राइड की, तो we have to analyze this particular ingredient. Such death or bodily injury must be done with cruelty or harassment. By whom? Accused define किया गया है by her husband or any other relative. Any other relative at all. अब देखिए, क्लैट में हमें जब भी पैसेज आता है, most of the times the students get stuck here. जहां पे other relative definition में आ गया, the relative could be anyone. Any other relative आपकी definition में mentioned है of her husband, यानी वो relative किसके होने चाहिए? husband के. Cruelty जो है immediately before the death, वो या तो husband ने की है या any of the relatives of the husband. This is also important
essential ingredient. Such cruelty or harassment must be connected with the demand for dowry. यानी जो क्रुएलिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन डाउरी की डिमांड से होना चाहिए. एंड सून बिफोर हर डेथ. Soon before death, again, this phrase, these words are really important. ऐसा ना हो कि डाउरी की डिमांड जो है वो आज की गई थी और डेथ जो है वो 3 या 4 साल के बाद हो रही है. तो वो सून बिफोर डेथ वाला जो क्लॉज है, जो फ्रेज है, वो फेल हो जाता है. यानी क्रुएलिटी होनी चाहिए, should be soon before her death and should be caused by husband or relatives. These are the essentials, these are the ingredients of dowry death. Section कौन सा आता है? 304B. Now of course we are aware कि IPC जो है पूरा का पूरा हमारा चेंज होने वाला है. जब तक आपका IPC चेंज ना हो यही सेक्शन रहेगा, यही इंग्रेडिएंट्स हैं. As of today, as of now, यही हमारे लिए कानून है. The subsection 2 of this section provides the punishment, which is imprisonment for a term not less than 7 years and which may increase up to life imprisonment. यानी अगर ये offense prove हो जाता है in the court of law, what is the maximum punishment that the accused will receive? That is life imprisonment, and of course it shall not be less than 7 years. 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है. नेक्स्ट ऑफेंस इज causing miscarriage. Now of course we know that naturally only women are capable of bearing a child. तो causing miscarriage का जो offense है वो भी gender specific है. It can be projected only towards women. Section 312 deals with the offense of causing a miscarriage of women not caused in the good faith or for a good purpose. अब यहाँ पे good faith या good purpose क्या हो सकता है? Good faith यानी आप उस महिला की जान बचाना चाह रहे थे. Good purpose क्या है? Example के तौर पे suppose she was a rape victim. वहाँ पे miscarriage करना या abortion करना is not life threatening. In fact, you are helping out such a victim, such a woman. तो good faith या good purpose के लिए ना किया जाने वाला miscarriage जो है वो offense होगा. Definition आती है section 312 में. This also includes the woman herself causing it. बहुत ही important point है. किसी और व्यक्ति ने न करके उस औरत ने ही मिसकैरेज, अपना ही मिसकैरेज खुद कॉज किया है, तो शी इज द ऑफेंडर, शी इज द एक्यूज्ड. इन द केस ऑफ वुमेन क्विक विद चाइल्ड, व्हाट डज वुमेन क्विक विद चाइल्ड मीन? देखिए जो ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड है दैट इज ऑफ 9 months. You are aware of that. Now in that particular period there comes a time when the baby starts kicking inside the womb of the mother. और उस स्टेज को हम बोलते हैं the woman is quick with the child. Quickening, that movement is known as quickening. The punishment provided is imprisonment for a term up to 7 years. यानी इस स्टेज पे miscarriage cause करता है कोई offender, which it could be the woman herself. तो यहाँ पे 7 साल की सजा है with fine, and in the case of women with child, women with child यानी quickening नहीं शुरू हुई है, but of course she is pregnant, a term of imprisonment which may increase up to 3 years with fine or both. तो ये आपके punishment के provisions हैं. Section 313 talks about the offense of causing a miscarriage of women without her consent. बहुत ज़्यादा important है. Also, these sections are relevant even in the case of POCSO. And the punishment for the same is imprisonment for life. यानी आपने उस महिला के consent के बिना ही miscarriage cause कर दिया है, or any described which may increase up to 10 years. यानी maximum punishment तो imprisonment for life है, life imprisonment की punishment, या फिर 10 साल and also liable to pay
फाइन। यानी मैक्सिमम पनिशमेंट भी यहाँ पे पॉसिबल है अगर आपने महिला के कंसेंट के बिना उसका मिसकैरेज किया है। Section 314 says that if the death is caused to the woman due to the act of miscarriage of a woman with child, यानी मिसकैरेज के एक्ट में ऑफेंस के समय उस महिला की, उस औरत की भी मृत्यु हो जाती है, the accused shall be punished with imprisonment for any described term which may increase up to 10 years and also liable to pay fine. यानी यहाँ पे जो पनिशमेंट है दैट इज 10 years एंड यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं है, 10 years प्लस फाइन. This section is applied when the miscarriage of woman results in her death. तो कितने रेलेवेंट सेक्शंस हैं हमारे पास? 312, 313, 314. तीन सेक्शंस जो हैं वो कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज से डील करते हैं. Next heinous offense that we are going to deal with is acid attack. We are aware what is acid attack. लक्ष्मी का जो केस है हम सब उससे अवगत हैं. एसिड अटैक होता क्या है? अगेन मिसोजिनी से ही स्टेम आउट हुआ है. Most of the times we have seen that men who cannot handle rejection या किसी भी तरीके से वो बदला लेना चाहते हैं and they want to hurt, they want to harm that woman who has, you know, in a way taken a stand for herself. तो वो उस पे एसिड फेंक देते हैं which not only disfigures her face, her body, but also her entire personality and shakes the very confidence of such a particular woman. बहुत ही ज़्यादा हिनियस ऑफेंस है ये. अगेन वील डील विद इट. डेफिनेशन कहाँ आती है? सेक्शंस 326A एंड 326B ऑफ द इंडियन पीनल कोड वर इंसर्टेड इन 2013. यानी बहुत ही रिसेंट ही अमेंडमेंट के द्वारा आईपीसी में ऐड किए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस वर्मा कमेटी. क्या कहता है ये सेक्शन? इट डील्स विद ग्रीवियस हर्ट. यानी जो इंजरी है वो किस तरह की है? इट इज नॉट हर्ट, इट इज नॉट इंजरी, इट इज ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट का डेफिनेशन आईपीसी में कहाँ है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में. caused by the use of acid according to this section if any individual, यानी यहाँ पे हमने accused को जो है डिफाइन कर दिया है as any individual, could be a man, could be a woman as well, uses acid to cause any injury to the victim either permanently or temporarily while having the knowledge that such an act, यानी आपको पता था कि आपकी इस हरकत की वजह से क्या होगा. it will lead to burns to the body of the victim or it will disfigure or disable any limb. limb यानी हाथ पांव of such person or is likely to cause any type of grievous hurt, any type of grievous hurt, then that person will be liable for an एसिड अटैक. यानी इस डेफिनेशन में हमें एक्यूज्ड की डेफिनेशन मिल जाती है, विक्टिम की डेफिनेशन मिल जाती है एंड नॉलेज जो है यानी आपकी जो इंटेंशन है मेंस रिया की बात भी यहाँ पे हमें समझ में आ जाती है. वी हैव कवर्ड द पार्ट ऑफ मेंस रिया एज वेल. यानी एक्ट क्या है? थ्रोइंग ऑफ एसिड. मेंस रिया क्या है? आपके पास नॉलेज है, आपको ये मालूम है कि इस तरह का एसिड, इस तरह का सब्सटेंस विक्टिम पे फेंकने से उसकी डिसफिगरमेंट हो सकती है या लिम्स पे या कहीं भी बॉडी किसी भी पार्ट पे ग्रीवियस हर्ट जो है आपके इस एक्ट से कॉज होगा. तो एक्ट भी यहाँ पे डिफाइंड है और मेंस रिया, actus reus, mens rea, both the elements have been defined and covered here. 326B क्या कहता है? This section deals with punishment for an attempt to commit an acid attack. यहाँ पे हमने acid attack को नहीं, attempt को भी punishable बना दिया है. According to this section, even though no injury might be caused, यानी इंजरी नहीं हुई हो तब भी अटेम्प्ट स्टेज को हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं. यानी एसिड अटैक का अटेम्प्ट जो है
511 में ना कवर होके 326 बी में ही कवर हो रहा है. Might be caused, the offender will be held liable if he or she throws acid or attempts to throw acid on the victim. यानी आपने अटेम्प्ट किया, आपने एसिड फेंका, लकीली एंड फॉर्चुनेटली द विक्टिम वो बच गई है, लेकिन आपका यहाँ पे अटेम्प्ट जो है कंप्लीट होता है और आपकी जो पनिशमेंट है 326B में कवर हो जाएगी. नेक्स्ट ऑफेंस इज दैट ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्लैट में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. पैसेजेस में जब भी आप कोई क्वेश्चन आता है, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटरप्रेट व्हाट इज मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. एक बार ऑफेंस की अगर बात की जाए, सेक्शन 354 टॉक्स अबाउट एन ऑफेंस वेयर एन अक्यूज्ड यूजेस असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स. असॉल्ट की डेफिनेशन, क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन YouTube शॉर्ट्स वीडियो में आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है. नहीं देखी है प्लीज जल्दी से जाकर देखिए, वोंट टेक मोर देन 30 और 40 सेकेंड्स, और ये डेफिनेशन की क्लैरिटी आपको वहां से मिल जाती है. अगेंस्ट अ वुमन फॉर आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी, द पनिशमेंट लेड डाउन बाय दिस सेक्शन इज इम्प्रिजनमेंट. अब इसी सेक्शन में हमने पनिशमेंट भी कवर कर दिया है. अब डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा, हमें जो मोडेस्टी वर्ड है बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है. पनिशमेंट क्या है एक बार वो देखते हैं. इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी डिस्क्राइब टर्म विच में इंक्रीज अप टू 5 years बट नॉट लेस देन 1 year. यानी 1 से 5 साल की सजा तो पक्की है. एंड ऑल्सो लायबल टू पे फाइन. एंड यानी ऑप्शनल नहीं है, इट इज मैंडेटरी. एसेंशियल्स क्या है एक बार वो देखते हैं. असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ वुमन, दैट इज द वेरी फर्स्ट इंग्रेडिएंट. द अक्यूज्ड डिड सो आइदर इंटेंडिंग टू डू सो और विद द नॉलेज दैट इट वुड आउटरेज हर मोडेस्टी. अब एक्यूज्ड को ये ऑलरेडी नॉलेज थी. जब भी जुडिशरी इस पार्ट को इंटरप्रेट करेगा, हाउ डू वी इंटरप्रेट इट. देखिए, इंडिया में कल्चरली स्पीकिंग, मॉरली स्पीकिंग, हम औरतों को बहुत ही ज्यादा हायर पेडेस्टल पे रखते हैं. एनीथिंग जहां पे एक्यूज्ड को ये नॉलेज है, इंटेंशन है, भनक है, उसको आइडिया है कि उसके इस एक्ट से औरत की जो मोडेस्टी है वो आउटरेज होगी. कुड बी एनीथिंग. विस्लिंग टुवर्ड्स हर, कमेंट्स हैं, जेस्चर्स हैं, दुपट्टा आपने खींच दिया है, एनीथिंग एट ऑल. व्हेन यू आर डूइंग दैट एक्ट, आपको अगर ये हिंट है कि ये मॉरली दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट हाउ वी डील विद वुमेन इन आवर कंट्री, वहां पे ही आपकी इंटेंशन जो है इट किक्स इन. एंड दिस पार्ट वेयर the accused has the knowledge that it would outrage her modesty, तो वहां पे आपका ऑफेंस जो है कमिट हो जाता है. Of course later on it's for the judiciary to interpret the same, but यहाँ पे knowledge part जो है, mens rea part जो है आपका covered है. Compelling a woman for marriage, again if you were unaware till date, it is an offense as mentioned under Indian Penal Code. Section 366 of the Indian Penal Code, if a person kidnaps or abducts or induces any woman to compel her marriage without her consent, of course consent तो है ही नहीं, तभी आप compel कर रहे हैं, they shall be punished under this section. Essentials क्या है. There must be kidnapping or abduction of a woman. क्यों की है. Accused must have intention or knowledge that to compel a woman for marrying any person against her will और wish. यानी इंटेंशन क्या थी आपकी, नॉलेज क्या थी, मेंजरिया क्या था आपकी हरकत के पीछे. यू वांट टू कंपेल अ वुमन टू गेट मैरिड अगेंस्ट हर विशेस, या फिर फोर्सिंग और सेड्यूसिंग हर टू illicit intercourse. This particular act is also covered under section 366. According to the second part of this section, there must be a movement of a woman from one place to another.
जैसे ही मूवमेंट कंप्लीट हुई, किडनैपिंग अबडक्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या है? यू वांट टू मैरी हर ऑफ विदाउट हर विश और डिजायर. The movement must be made by criminal intimidation as defined under section 503. Of course, the woman is not willing. तो उसका abduction है या kidnapping है, तो उसके लिए आपको force तो जरूरी है या criminal intimidation भी जरूरी है. उसकी definition 503 में मिलती है. Or any other way. The offender must have either the intention or knowledge. दोनों ही मेंजरिया इंडिकेट करते हैं that she'll be forced or seduced to illicit intercourse. आपके पास ये ऑलरेडी नॉलेज थी, आपको हिंट था, आपको मालूम था, आपकी इंटेंशन थी that she'll be subjected to illicit intercourse. The punishment laid down under this section is imprisonment of any described period which may increase up to 10 years. यानी मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है and also liable to fine. And है यहाँ पे, और का ऑप्शन नहीं है. Next offense is of course rape, the very most famous offense. या जब भी हम offenses against women की बात करते हैं, जहन में सबसे पहले जो offense आता है that is rape, one of the most heinous crimes of our society. Definition आपको मिलती है 375 में. Now the definition itself is really lengthy and honestly speaking you cannot cover the offense of rape in one particular section. So this is just the basic overview of the offense. 375 में कवर होता है essentials की अगर बात की जाए. There must be sexual intercourse between a man and a woman under the manner provided under clauses A to D of the section 375. तो the very first essential ingredient है there must be sexual intercourse. वहाँ पे ही in this particular section itself, in the clauses itself, it has been defined and clearly mentioned कि how much penetration is, it amounts to the offense of rape. Such intercourse must be done under any of the conditions provided by section 375. और punishment जो है आपकी 376 में है, that is not less than 10 years which may increase up to imprisonment for life. यानी minimum जो है 10 साल की सजा है, maximum जो है extend हो जाती है imprisonment for life के लिए. Sexual harassment का offense again important है और इसके लिए अलग से हमारे पास specific workplace sexual harassment के लिए जो offense इस offense के लिए जो हमारा act है, जो statute है, we have POSH Act for the same. IPC में भी sexual harassment का offense जो है, it has been very well covered. The offense of sexual harassment has been dealt with section 354A, which was added by the Criminal Law Amendment Act of 2013. Again, Justice Verma Committee के बाद जितने भी amendments आए थे, निर्भया केस के बाद ये उसी की देन है. This section laid down that the following acts will constitute the offense of sexual harassment. First is asking for physical contact or explicit sexual overtures. Explicit यानी बिल्कुल साफ तौर पे asking for sexual favors, request for sexual favors, showing pornography. If any of these acts are committed, then accused is punished with rigorous imprisonment. देखिए imprisonment में भी we have simple imprisonment also and we have rigorous imprisonment. यानी punishment में आपको बहुत ज़्यादा extensive manual labor का भी काम रहता है. For a term which may increase up to 3 years or with fine. यहाँ पे fine जो है that is optional. Which may or with fine or both. यानी this is for the कोर्ट ऑफ लॉ टू डिसाइड कि सिर्फ पनिशमेंट देनी है या फाइन के साथ उसको इंक्लूड करना है.
The offense of sexual harassment also includes the act of making sexual remarks for which the accused is punished with imprisonment for a described term which may increase up to 1 year or fine or with both. कोई भी sexual comments, remarks आप किसी भी महिला के प्रति अगर आप करते हैं, that is also covered under the offense of sexual harassment, क्योंकि sexual harassment का जो offense है, it is not done merely with words. It could be remarks, it could be gestures, anything at all. Of course, virtual world has become an inseparable part of our lives, and in that scenario social media पे भी आप भी कोई comment या remark करते हैं, that is also very well covered under the definition of sexual harassment. Next offense है assault or use of criminal force to women with intent to disrobe. Disrobe यानी the act of making someone naked or stripping them of clothing. This is also an offense that is directed towards women. Section 354B talks about an offense where a person assaults or uses criminal force. देखिए क्रिमिनल फोर्स जो है आपकी डेफिनेशंस में बार बार यूज हो रहा है. एज सच इफ यू आर अनअवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स इटसेल्फ, इट विल गेट difficult for you to understand the rest of the offenses. My suggestion to you is एक बार criminal force पहले आप समझ लीजिए. The video is already uploaded on our channel. Against a woman or abets यानी help करता है. Somebody else is doing this offense and you are just abetting, you are just aiding, you are just helping such a person. Any of the acts to disrobe, disrobe का meaning मैंने आपको अभी बताया, the act of making someone naked, stripping them of clothing, or to compel her यानी आप उसको force कर रहे हैं, to be naked shall be punished with imprisonment for any described period which may increase up to 7 years and also be liable to fine. यानी यहाँ पे भी फाइन का जो ऑप्शन है that is not optional, it is mandatory. यानी 7 साल की सजा प्लस फाइन. ठीक है जी. नेक्स्ट ऑफेंस देखते हैं, voyeurism. What is voyeurism? ऐसा कोई भी act which the woman knows, thinks or believes that she is supposed to be doing in private. यानी औरत को ही लगता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो वो कर रही है, she should be doing it in private. यानी she has the privacy available to her. लेकिन you as an offender, you are breaching that privacy. आपने चुपके से उस महिला को, उस औरत को वो एक्ट करते हुए देखा है, then your offense shall be covered under the definition of voyeurism. voyeurism क्या है? आपने किसी महिला की privacy breach कर दी, यानी उस महिला को ये अंदेशा भी नहीं था कि उसकी privacy को आपने breach किया है and that she was being watched over. Any man watching or capturing the picture of a woman when she is engaged or engages in a private act. A private act could be anything at all. The woman could be alone by herself or she could be with any other person. And she is engaged in a private act. And you as an offender, आपने वो चुपके से देखा है, कैप्चर किया है, then he shall be punished with the imprisonment for any described term which shall not be less than 1 year depending on the gravity of your offense, but it may increase up to 7 years and also be liable to pay fine. यानी 1 से 7 साल की सजा प्लस फाइन. एसेंशियल्स क्या हैं इस ऑफेंस के? The engagement of a woman in a private act. Very first essential is the woman should be engaged in a
private act. Second is such an act must have been either watched or captured by a man. Captured यानी आपने उसकी recording कर ली. MMS जो है, it is the most common example where the woman has not expected to be observed by either perpetrator or any other person. महिला को इस बात की भनक ही नहीं है. She thinks she is on her own. She is by herself. तो वहां पे भी ये एक्ट कमिट होता है if you breach such a privacy. Next is circulation of such images by the perpetrator. That is also covered under this particular act. यानी आपने ना ही उस महिला की privacy को breach किया, आपने एक स्टेप आगे जाकर कैप्चर किया, फोटो ली, वीडियो ली, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी. तो ये जो आपका पनिशमेंट की ग्रेविटी है वो आपके एक्ट से डिफाइन हो रही है. पहला, आपने उस महिला को देखा, ऑब्जर्व किया. दूसरा, आपने इंटेंशनली जानबूझ के कैप्चर किया वो मोमेंट, फोटो, वीडियो, व्हाटएवर इट इज. एंड थर्ड, आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टुवर्ड्स पीपल. Explanation 1 of this section defines the private act for the better understanding of this section, and explanation 2 talks about a situation where the victim gives her consent to capture such images of her, but not for circulation to the third persons. जो explanation 1 है वो define करता है कि private act क्या है. Now private act could be anything where the woman knows and expects that she'll be on her own. She's bathing, she's changing her clothes, she's in a trial room, yeah, she's with her partner, she's engaged in sexual intercourse. All these activities are covered very well under the ambit of private act. The woman knows and understands and thinks to herself that she is alone. She expects to be alone. लेकिन आपने क्या किया, कैप्चर कर लिया. दूसरी सिचुएशन ये है कि she had agreed for you to record those moments, लेकिन she had not agreed for those to be distributed among other people. If you have done that, again it is very well covered under voyeurism. Next offense is the offense of stalking. Now stalking is not really gender specific in my point of view. IPC के according stalking could be gender specific, directed towards women. Stalking क्या है, layman language में अगर बात की जाए, किसी का पीछा करना. अब पीछा करना देखिए, पहले तो it was not possible to stalk somebody over the internet because exist ही नहीं करता था. लेकिन a part of us, our personality is always available in the virtual world these days. Social media जो है, it has become an inseparable part of our identity. And अगर आप किसी को वहाँ पे stalk कर रहे हैं, if you're monitoring their day-to-day activities, you know where is such a person going because आप locations pin करते हैं, you check in hotels and cafes and libraries and whatnot. And if you have that information and you are using that to follow that person everywhere that he or she is checking in or going or pinning their locations, then that act is also stalking. Stalking का मतलब है पीछा करना. Essentials एक बार देखिए. Following a woman and her contacts, यानी not just the woman and her contacts. You are keeping an eye on the family or the friends or her peer group as well in order to make sure that you get to stalk that woman. To advance some personal interaction despite her denial. भाई उस महिला ने, उस लड़की ने मना कर दिया है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है. She doesn't want to talk to you, communicate to you or have an interaction with you. Despite her denial, despite her protests, you continue following her through her friends, her peer group, her family, her social media, anything at all. Your act is very well covered under the definition of stalking.
Monitoring the use of any electronic communication by a woman. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी किससे बात करती है, किसको मैसेज करती है, किसके मैसेजेस उसको आते हैं, किसकी फोटो पे लाइक कमेंट करती है, किसकी वीडियो पे टैग हो रही है, एनीथिंग एट ऑल. द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट फॉल इन द डोमेन ऑफ स्टॉकिंग. एक्सक्लूड कौन कौन से एक्ट्स किए हैं वो भी यहाँ पे mentioned है. First is when such an act was done for detecting or preventing any crime. अब देखिए, सपोज पुलिस के पास, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास या इवन किसी प्राइवेट पर्सन के पास ये हिंट था, ये अंदेशा था, ये नॉलेज थी या ये खबर थी कि कोई क्राइम हो सकता है. In order to prevent that या in order to keep that woman safe, either ways, if you've been stalking or following that woman, that shall not be covered under the definition of stalking. When it was done to obey any condition imposed under any law, यानी आप सिर्फ कानून की मान्यता कर रहे हैं, उल्लंघना ना हो जाए ऐसा करते हुए अगर आपने किसी व्यक्ति का पीछा किया है तो वो भी स्टॉकिंग की डेफिनेशन में ऑफेंस में कवर्ड नहीं होगा. When it was done under such behavior which was reasonable and justified. Reasonable and justified है अगर आपका ऐसा बिहेवियर थ्रू एनी ऑफ द एक्ट्स, तो वो भी स्टॉकिंग की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. On the first conviction, such person shall be punished with imprisonment for any described term which may increase up to 3 years maximum है, and also be liable to pay fine. Whereas on the second conviction, यानी एक बार आपको सजा हो चुकी है और दोबारा आपने फिर स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट कर लिया है, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, सेकंड कन्विक्शन में such person shall be punished with imprisonment for any described term which may increase up to 5 years. तो आपकी सजा अगली बार 5 साल एंड फाइन. यानी पहली कन्विक्शन में 3 साल की सजा है और दूसरी में 5 साल की सजा है along with fine. ठीक है जी. मूविंग ऑन, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफेंस है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है. एज अ लीगल एस्पिरेंट, क्लैट एस्पिरेंट, ऑफ कोर्स आपको ये पढ़ना ही है. एज अ लेमैन ऑल्सो द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. दिस ऑफेंस हैज बीन डेल्ट विद अंडर सेक्शन 498A. बहुत सी मूवीज भी इस सेक्शन पे बन चुकी हैं. चैप्टर है हमारा 20A which was added by the Criminal Law Amendment Act of 1983. This section penalizes the cruelty by the husband or his relatives of a woman. यानी husband और relatives. This section provides security to women against such violent acts by their husbands or relatives. The punishment laid down for such offences imprisonment for a period not more than 3 years and fine. 3 साल की सजा और फाइन जो है ऐसे व्यक्ति को हो सकता है along with his relatives. Explanation A of this section defines the term cruelty. Cruelty यहाँ पे define होता है. Of course, cruelty जो है, this word has been used under Hindu Marriage Act also. वहाँ पे जो cruelty है और ये जो cruelty है similar लगते हैं, लेकिन दोनों ही definitions अलग हैं, अलग अलग statutes में mentioned है. Any willful act. Willful act यानी अपनी मर्जी से आपने कोई act किया है, गलती से नहीं हुआ है, which is likely to make a woman commit suicide. और आपके एक्ट की वजह से क्या हुआ, उस विवाहित महिला ने खुदकुशी कर ली, आत्मदाह कर लिया. और cause serious injury or danger to life, limb और health. सुसाइड ना करके सीरियस इंजरी हो गई, या फिर जीवन खतरे में आ गया, या फिर किसी लिम्ब, दोनों ही बाहों या दोनों ही टांगों में से किसी एक में सीरियस इंजरी हो गई या फिर
हेल्थ जो है वो गंदे तरीके से इम्पैक्ट हुई है, अफेक्ट हुई है. Explanation B of this section says that harassment of a woman to coerce her or her family for demanding any valuable property or security amounts to cruelty. Harassment of a woman to coerce. Coerce yani to use that position to make that woman, make her do what? For demanding any valuable property or security amounts to क्रुएलिटी. यानी आपने उस औरत को मजबूर कर दिया कि वो कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है या ऐसी कोई वस्तु जो है आपके नाम कर दे, तो यहाँ पे ये एक्ट भी क्रुएलिटी के अंडर कवर हो जाएगा. Now, as far as Indian Penal Code is concerned or today's session is concerned, this was the last offense जो कि directed है towards women. Of course, stems out of misogyny, जहाँ पे आप अपनी पत्नी को, अपनी भाया को, अपनी बीवी को, वाइफ को अपने बराबर नहीं समझते हैं. You treat her inferior, you treat her with cruelty, and that also leads to an offense that can be covered under section 498A. अगर आप पैसिव तरीके से, यू आर नॉट एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ऑफेंस, आप पैसिव तरीके से, आप सिर्फ यू आर देयर प्रेजेंट and your relatives are committing cruelty against the wife and you are not taking a stand for her, तब भी आप इस offense के अंडर liable रहेंगे. Now these are some of the offenses that have been directed against women. बाकी offenses भी of course women के against हो सकते हैं, लेकिन this was one consolidated session, one effort जिसमें आपके कुछ जो offenses हैं against women सारे के सारे cover हो जाएंगे. If you have any doubts, let us know in the comments below. अगर आपको ऐसे कोई और सेशंस की ज़रूरत है या ऐसा कोई ऑफेंस है जो आपको लगता है which I have forgotten to mention here in this session, let me know in the comments below and of course like, share and subscribe.